आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बात जान लेते हैं वेक्टर के बारे में। वो ये कि जो वेक्टर है उसके पास जो रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए वो फ्यू होनी चाहिए। ठीक है, फ्यू मीन्स कि उसके पास एक से ज़्यादा हो ही ना, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा होगी तो उसके सेवरल फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, और अगर सेवरल फ्रेगमेंट्स हो गए तो उससे जीन क्लोनिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जीन क्लोनिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए जो वेक्टर, जो आइडियल वेक्टर है, बहुत अच्छे वेक्टर होते हैं, वही होते हैं जिनके अंदर जो रिकॉग्निशन साइट है वो बहुत कम हो, या मतलब एक से ज़्यादा हो ही ना। ठीक है, तो उसकी वजह से फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो उसके ज़्यादा नहीं होंगे और हमें जीन क्लोनिंग ईजिली हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, हम सिलेक्शन करते कैसे रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का, देखिए। तो सिलेक्शन के लिए सपोज सबसे पहले ये बात जान लेंगे कि PBR 322 में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं वो दो होते हैं। एक होते हैं एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस और एक होता है टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दो होते हैं, एक एम्फिसिलिन और एक टेट्रासिलिन। और टेट्रासिलिन के दो साइड्स होती हैं, एक होती है BAM-H1 और एक होती है SAL1। और ऐसी एम्फिसिलिन के भी दो होते हैं, एक होते हैं PBU फर्स्ट और एक होती है PST फर्स्ट। तो सपोज करिए हमने किसी को इंसर्ट कर दिया टेट्रासिलिन के BAM-H1 साइड पे, तो अब ये जो वेक्टर है वो टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब उस अगर मैंने BAM-H1 पे इंसर्ट कर दिया तो ये जो वेक्टर है ये रेजिस्टेंस हो जाएगा किसके लिए, बाम फर्स्ट साइड के लिए। तो हम कैसे पता करेंगे, अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो वो है वो इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस वेक्टर को हम एक ऐसे मीडियम में डालेंगे, मतलब सबसे पहले हम इस वेक्टर को एम्फिसिलिन मीडियम में डालेंगे। अगर हम इसको एम्फिसिलिन मीडियम में डालेंगे तो उसमें जो रिकॉम्बिनेंट होंगे और नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट वो जिनके अंदर हमने डाला है और वो डल चुका है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट जिनके अंदर हमने डाला ना हो, मतलब हमने कुछ ट्राई किया हो लेकिन उसके अंदर इंसर्ट हुआ ना हो। ठीक है, तो जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो चाहे रिकॉम्बिनेंट हो, वो दोनों एम्फिसिलिन पे ग्रो करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उनके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है, हमने एम्फिसिलिन की साइड पे कोई भी जीन इंसर्ट नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, एम्फिसिलिन से उन्हें ट्रांसफ़र करेंगे किसके अंदर, एम्फिसिलिन से हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस के अंदर। तो टेट्रासिलिन जो होगा, टेट्रासिलिन के अंदर खाली वही ग्रो कर पाएंगे कौन, जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगे। जो रिकॉम्बिनेंट्स होंगे वो टेट्रासिलिन पे ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो समझ आया आपको कि एम्फिसिलिन पे रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों ग्रो करेंगे, लेकिन जब हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे टेट्रासिलिन पे तो उस पर खाली कौन ग्रो कर पाएंगे, जो कि कौन होंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट उसमें ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है, ये जो है ना थोड़ा एक बड़ा प्रोसीजर है, क्योंकि हमें दो दो मीडियम चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके बाद हम सेलेक्टेबल मार्क, ये हमारे ये एक प्रोसेस को हम, मतलब पूरा प्रोसेस सेलेक्टेबल मार्कर, मतलब कि हमें रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करना हो तो उसी के लिए हम सिलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो है ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है कि पहले एक मीडियम लो, फिर दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करो, फिर हमें पता चलेगा कि हाँ कौन सा रिकॉम्बिनेंट और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो आजकल न्यू टेक्निक जो है वो भी आ गई हैं। ठीक है, तो वो कौन सी है, अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि मतलब कि ये अब तक हमने पढ़ा था कि ये जो है कि ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमने आजकल जो अल्टरनेटिव हम उसका यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं कि हम जो वो सिलेक्शन कैसे करते हैं रिकॉम्बिनेंट का नॉन रिकॉम्बिनेंट से, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है, अब देखो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के भरोसा अगर हम रिकॉम्बिनेंट DNA को, ठीक है, एक एंजाइम है बीटा ग्लैक्टोसाइड। ठीक है, बीटा ग्लैक्टोसाइड जो एंजाइम है, अगर हम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की जो एंजाइम है उसकी जगह उस जीन को इंसर्ट कर देंगे तो वो कोड, मतलब वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि वो इनएक्टिवेट हो गए, इनका इनएक्टिवेशन हो गया, जो कि मतलब जो कि किस में होगा, खाली रिकॉम्बिनेंट्स में होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में नहीं होगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट्स जो होंगे वो इन दी क्रोमोजेनिक सबसेट के लिए कलर प्रोड्यूस करेंगे, ब्लू कलर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इधर भी वही लिखा है कि देयरफॉर जो अल्टरनेट मेथड हमने यूज़ किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। मतलब अगर हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में अगर मैंने रिकॉम्बिनेंट में जो जीन है बीटा ग्लैक्टोसिडेज, उसमें मैंने रिकॉम्बिनेंट में उसको और मतलब जो रिकॉम्बिनेंट है उसमें इसको इंसर्ट कर दिया है, तो अब ये एंजाइम जो है वो क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। अब मैं इनको अगर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में प्रेजेंस में चेक करूंगी तो जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगे वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में ब्लू कलर प्रोड्यूस करेंगे।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनएक्टिवेशन हो गया किसका, उस जीन का जो कि ये बीटा ग्लैक्टोसिड जो एंजाइम है वो सिंथेसिस करता है। ठीक है, इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं, इसको हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के ब्लू कलर, मतलब कि अगर जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे वो ब्लू कलर देंगे और जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो कोई कलर नहीं देंगे। तो होप आप सबको समझ आया होगा।